नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरुद्रा जी की क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अभी मानव भूगोल। मानव भूगोल का लेसन फर्स्ट हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज जो क्लास होने वाली है ये मानव भूगोल के संबंधित ये लास्ट क्लास है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा जो कि है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज जो हमारा टॉपिक है वो चलेगा मानव भूगोल का विकास। तो देखते हैं, आइए। तो हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के विकास की। मानव भूगोल का विकास, जैसा कि आप सबको बताया, हमने मानव भूगोल के बारे में पढ़ लिया, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ लिया, मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़ ली, मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ ली और आज पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक मानव भूगोल का विकास। तो ध्यान देंगे, मानव भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे मानव भूगोल को मानव भूगोल के विकास को मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है या विभक्त किया गया है। मतलब मानव भूगोल के विकास को हम 3 भागों में बांटकर उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है प्राचीन काल। सेकंड है मध्यकाल और थर्ड है आधुनिक काल। ध्यान देंगे, मानव भूगोल के विकास संबंधित भी काफी प्रश्न आपसे है जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट्स में पूछते रहिए, उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जैसा कि हर बार कहता आ रहा हूं, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अभी हम लेते हैं पहला प्राचीन काल। हमारा चल रहा है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास के अंदर हम 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। पहला है प्राचीन काल। अब देखो, प्राचीन काल की अगर हम बात करें, प्राचीन काल से मतलब, प्राचीन काल से आप यूं कह सकते हैं कि जिस समय मानव आदिम अवस्था में था। कौन सा काल था वो? प्राचीन काल था। मानव कौन सी अवस्था में था? आदिम अवस्था था, जिसकी खुद की अपनी रहन सहन, खुद की एक अपनी अलग क्या थी? संस्कृति थी। जीवन जीने की जो तरीका था, जीवन जीने की जो पद्धति थी वो आधुनिक नहीं थी, बहुत ही प्राचीन थी। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन काल के अंदर जो मानव समाज था वो दूसरे समाज से किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं करता था। किसी प्रकार की उनके बीच कोई क्रिया नहीं होती थी। किसी प्रकार का कोई तकनीकी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी प्रकार का उनको तकनीकी ज्ञान नहीं था। साथ ही उस समय, किस समय? प्राचीन काल के समय। साथ ही प्राचीन काल के समय वातावरणीय शक्तियों का ज्यादा प्रभाव था। कौन शक्तियों का? भौगोलिक या वातावरण शक्तियों का प्रभाव था। इस समय ये लोग, कौन लोग? जो प्राचीन काल के समय जो लोग थे, ये लोग किसकी पूजा करते थे? ये करते थे पेड़ पौधों की, वायु की, अग्नि की, जल की, वर्षा की। ठीक है, तो ये इस समय प्राचीन काल के अंदर किसी प्रकार की तकनीकी ज्ञान का कोई संबंध नहीं था। ये लोग पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होते थे। अब देखिए, प्राचीन काल से संबंधित अगर हम आगे बात करें तो इस संबंध में हमने बहुत सारे आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन सभ्यताओं की। तो ध्यान रखिए, एक मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार प्राचीन काल वाले इस टॉपिक से आपसे पूछा जाता है। क्या है कि विश्व की, क्वेश्चन लिख लीजिए आप भी, विश्व की सभ्यताओं के प्राचीन केंद्रों के नाम बताइए।
प्राचीन केंद्रों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है कि विश्व की सभ्यताओं के प्राचीन केंद्रों के नाम बताइए। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, तो प्राचीन ऐसे पूछ सकता है कि किन्हीं 3 सभ्यताओं के नाम बताइए या 4 के नाम बताइए। तो देखिए इसका आंसर है भारत, भारत, चीन, चीन, मिस्र, रोम, यूनान। ये सब क्या है? ये सब क्या है? विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र है। मतलब विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यता है वो कहाँ मिली है? या मिली है। जैसे हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये सारी क्या है? सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के प्राचीन केंद्रों के नाम बताइए, तो आप बताएंगे भारत, चीन, मिस्र, रोम और यूनान। आगे देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल में आगे चलते हैं। प्राचीन काल में एक आगे जो मोस्ट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि प्राचीन काल के किन्हीं 3 भूगोलवेताओं के नाम बताइए, प्राचीन काल के किन्हीं 2 भूगोलवेताओं के नाम बताइए, या यूनान के प्राचीन काल के किन्हीं 3 दार्शनिकों के नाम बताइए, किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप प्राचीन काल के किन्हीं तीन दार्शनिकों या भूगोलवेताओं के नाम बताइए। ध्यान देंगे, इस संबंध ये नहीं है कि ये क्या है कि प्राचीन काल के भूगोलवेता है। प्राचीन काल संबंधित जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें अपना मत देने वाले जो भूगोलवेता हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। प्राचीन काल के संदर्भ में मत देने वाले भूगोलवेताओं की बात कर रहे हैं। तो इस प्राचीन काल के अंदर हम किन किन भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे थेल्स व एनेक्सीमेंडर। दूसरा है अरस्तु। तीसरा है हिकेटियस। चौथा है हेराडोटस और पांचवा है स्ट्रेबो। तो आप इनको नोट कर लीजिए, एक एक के बारे में अभी आपको बताता हूं। आगे देखिए, आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं थेल्स व एनेक्सीमेंडर। थेल्स व एनेक्सीमेंडर ने प्राचीन काल के संबंध में क्या तथ्य प्रस्तुत किया है, तो वो देखिए। थेल्स व एनेक्सीमेंडर ने जलवायु, वातावरण व मानव समाजों का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कि ये कहां से थे? ये यूनानी दार्शनिक थे। कहां के थे? यूनानी दार्शनिक थे, यूनान के थे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि प्राचीन काल से संबंधित यूनानी दार्शनिकों के किन्हीं 2 यूनानी दार्शनिकों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? थेल्स व एनेक्सीमेंडर। कौन से थे? थेल्स व एनेक्सीमेंडर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो इन्होंने, थेल्स व एनेक्सीमेंडर ने क्या बताया? जलवायु, वातावरण और मानव समाजों का वर्णन किया है। थेल्स व एनेक्सीमेंडर ने क्या किया है? जलवायु का वर्णन किया है, वातावरण का वर्णन किया है और मानव समाजों का वर्णन किया है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड है अरस्तु।
अरस्तु, देखिए अरस्तु ने क्या बताया है, वातावरण के प्रभाव, वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में अरस्तु ने ठंडे प्रदेशों के लोगों को, ठंडे प्रदेशों के लोगों को बहादुर व चिंतन में कमजोर तथा एशिया के लोगों को सुस्त परंतु चिंतनशील बताया है। ध्यान देंगे, अभी हम बात करें किसकी, प्राचीन काल में। प्राचीन काल में पूर्णतः प्रभाव किसका था, वातावरण की शक्तियों का। तो वातावरण की शक्तियों का मानव पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए तो वातावरण के प्रभाव की हम बात कर रहे हैं। तो अरस्तु ने ठंडे प्रदेशों के लोगों को क्या बताया है, वहां का वातावरण कैसा है, ठंडा। ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे, वातावरण कैसा है, ठंडा। और ठंडे प्रदेशों के लोगों को अरस्तु ने कैसा बताया है, बहादुर बताया। कैसा बताया कि ठंडे प्रदेशों के लोग कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन चिंतन में कमजोर होते हैं। उनकी चिंतन शक्ति है, कल्पना शक्ति है, वो कैसी होती है, कमजोर होती है। इसके विपरीत हम बात करें एशिया की, जो कि ठंडे प्रदेशों के मुकाबले कैसा है, गर्म प्रदेश है। तो यहां के एशिया के लोग कैसे हैं, वो उनका नेचर कैसा है कि वो सुस्त है, लेकिन चिंतनशील है, कल्पना शक्ति अधिक होती है। तो ये प्रभाव किसका है, दोनों जगह वही व्यक्ति है, लेकिन प्रभाव किसका पड़ा, वातावरण का। कि एक प्रभाव कैसा है, ठंडा है, एक क्षेत्र कैसा है, ठंडा है, और एक क्षेत्र कैसा है, गर्म है। तो ठंडे प्रदेशों की देखिए वातावरण के प्रभाव से वहां के लोग कैसे हो गए, चिंतनशील नहीं है और बहादुर है। लेकिन जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं वो कैसे हैं, चिंतनशील है लेकिन सुस्त है। तो ये प्रभाव किसका है, वातावरण का प्रभाव है। ये किसने बताया है, अरस्तु ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आएगा हेराडोटस। अब देखिए हेराडोटस ने क्या बताया है, जो इतिहासकार थे हेराडोटस ने, तो लिखिए हेराडोटस, थर्ड है हेराडोटस। इतिहासकार हेराडोटस ने घुमक्कड़ जातियों व स्थायी कृषक जातियों पर वातावरण के प्रभाव को बताया है। ध्यान देंगे, हेराडोटस जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि यहां पर दो बिंदु है, एक तो घुमक्कड़ जातियों और एक स्थायी कृषक जातियों। घुमक्कड़ जातियों से क्या संबंध समझते हैं आप, घुमक्कड़ जातियां वे जातियां होती है जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपना स्थान परिवर्तित
कर लेते हैं। उन जातियों को क्या कहा जाता है? घुमक्कड़ जातियां। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, गर्मियों के समय में मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने पशुओं के साथ कहां चले जाते हैं? ऊंचे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते है। और जैसे ही सर्दियां आती है पहाड़ी क्षेत्रों से वो लोग कहां स्थानांतरण कर लेते हैं? वापस मैदानों में। तो इनका ये जो प्रवास होता है इसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। कौन सा प्रवास कहते हैं? ऋतु प्रवास कहा जाता है। और ये ऋतु प्रवास के लिए जो जिम्मेदार जो कारक है वो कौन सा है? ऋतु प्रवास के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो कारक है वातावरण। क्योंकि देखो गर्म जलवायु होने के कारण वो कहां गए? पहाड़ों में। और वहां ठंडा जलवायु होने के कारण कहां है? वापस मैदानों में। तो ये प्रवास के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? वातावरण। तो इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों व स्थायी कृषक जातियों पर वातावरण के प्रभाव को समझा है। अब बात करें हम स्थायी कृषक जातियों पर। एक किसान है, वो अपने खेत में फसल पैदा कर रहा है। अब चाहे वहां गर्मी की ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु हो, तीनों ऋतुओं का प्रभाव उस पर पड़ेगा। लेकिन ये क्या नहीं करेंगे? प्रवास नहीं करेंगे। तो इन पर ऋतुओं का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव अलग प्रकार से पड़ेगा। और इन पर घुमक्कड़ जातियों पर वातावरण का प्रभाव अलग प्रकार से पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने तो क्या किया? इन्होंने तो घुमक्कड़ है ये, तो इन्होंने स्थान परिवर्तित करके उससे क्या कर लिया? वातावरण से अनुकूलन स्थापित कर लिया। और इन्होंने अनुकूलन स्थापित नहीं किया। इसको उन्होंने इनको क्या करना पड़ेगा? जो जितनी भी शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, जो भी ऋतु है उनका क्या करना पड़ेगा? इनको सामना करना पड़ेगा। तो ये किसने बताया है? हेरोडोटस ने बताया। नेक्स्ट है हिकेटियस। फोर्थ है हिकेटियस। तो देखेंगे हिकेटियस ने विश्व से संबंधित भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। इसलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इसलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। ध्यान देंगे हिकेटियस, ये मोस्ट जानकारी है इसमें कि हिकेटियस ने विश्व से संबंधित भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। हिकेटियस को विश्व से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, जो भी ज्ञान था, उसको उसने क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में, किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे महाद्वीप में जा रहे हैं, तो वहां आपको क्या अलग प्रकार की मिट्टी, अलग प्रकार से वर्षा ऋतु, अलग प्रकार से आपको फसलें, हर प्रकार से आपको क्या मिलेगा? वहां के पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, हर प्रकार में आपको क्या दिखाई देगा? परिवर्तन दिखाई देगा। तो आप वहां का जो आपका अनुभव है उसको आप क्या कर देंगे? क्रमबद्ध कर देंगे, सही तरीके से व्यवस्थित कर देंगे। तो ये बता रहा है कि हिकेटियस ने क्या किया? उसको पूरे विश्व संबंधित जो भी ज्ञान था उस ज्ञान को इसने क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक। अभी आप कहेंगे सर कि आपने तो कहा था कि भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। नहीं, फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल का जनक है और हिकेटियस सिर्फ भूगोल का जनक है। इसके अंदर आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। और मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। उसमें यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है। क्लियर? समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे है, अच्छा इसके अंदर ये कंप्लीट हो गया। अब है पांचवा स्ट्रेबो ने देखिए क्या बताया है। स्ट्रेबो और उसके समकालीन जितने भी भूगोलवेता हुए हैं उन्होंने मानव पर भूपारिस्थितिकीय प्रभाव को बताया है। स्ट्रेबो व
वह उसके समकालीन रोमन भूगोलवेताओं ने मानव पर पारिस्थितिकीय प्रभाव को बताया है। ध्यान देंगे, जो स्ट्रेबो और उसके समकालीन, उस समय जो और भी भूगोलवेता थे, कहाँ के, रोम के स्ट्रेबो और उसके समकालीन जो भी भूगोलवेता थे, उन्होंने मानव पर भूपारिस्थितिकी जो भौगोलिक हमारी जो प्रकृति है उसके प्रभाव को बताया है। ये हो गया हमारा कौन सा, प्राचीन काल। मानव भूगोल का विकास पढ़ रहे हैं कि मानव भूगोल का विकास, तो प्राचीन काल के विकास की हम बात कर चुके हैं कि प्राचीन काल के अंदर मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, ये प्राचीन काल मोस्टता, इसके अंदर अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल के अंदर मध्यकाल देखिए, मध्यकाल सेकंड है मध्यकाल। आगे देखिए, मध्यकाल की बात कर रहे हैं। मध्यकाल, इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे, और इस काल में प्रादेशिक विश्लेषण प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। समझने का प्रयास कीजिए कि हमने क्या पढ़ा, प्राचीन काल पे पूर्ण रूप से किसका प्रभाव था, वातावरण की शक्तियों का। लेकिन मध्यकाल आते आते मानव क्या हो गया, नौचालन संबंधी कुशलताएं, नाव चलाने संबंधी कुशलताएं उन्होंने प्राप्त कर ली। नाव बनाना, नाव चलाना उन्होंने सीख लिया, और विभिन्न प्रकार के अन्वेषण, खोज करना उन्होंने शुरू कर दी, और तकनीकी ज्ञान धीरे धीरे नए टेक्नोलॉजी, तकनीक का विकास भी होने लगा। कौन से काल में, मध्यकाल की बात कर रहे हैं। वह दक्षता के कारण लोग क्या होने लग गए, दक्ष होने लगे, कुशल होने लग गए, खोज करने लग गए, टेक्नोलॉजी की उन्होंने शुरुआत कर दी, टेक्नोलॉजी की खोज करनी, और नाव चलाना उन्होंने सीख लिया। जिससे क्या हुआ, क्या परिणाम निकल के आया, परिणाम यह निकल के आया कि देशों, समझने का प्रयास कीजिए, देशों तथा लोगों के विषय में जो भी मिथक व रहस्य थे वो क्या होने लग गए, खुलने लग गए। क्या रहस्य थे, मान लीजिए कि कोई देश है और उसके चारों तरफ क्या है, जलीय सीमा है, पूरे क्षेत्र क्या है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं, इस समय हम कहां हैं, प्राचीन काल में है, तो वहां पर रहने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि इस पूरी सृष्टि में सिर्फ क्या है, हम ही मानव है, और जो ये स्थल है, ये स्थल खंड है, ऐसा और कहीं भी नहीं है। क्यों, क्योंकि चारों तरफ क्या है, अथाह जलराशि है, क्योंकि वो उसको पार करके जा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मध्यकाल की शुरुआत हुई, मध्यकाल के अंदर लोगों ने नाव बनाना और नाव चलाना क्या किया, सीख लिया, शुरुआत हो गई। तो जैसे वो लोग नाव को लेकर क्या हुए, उस पानी के अंदर निकल पड़े, और जैसे अन्य क्षेत्रों में गए तो उनको वहां जाके क्या पता चला कि अरे यहां तो अपने जैसा भी क्या है, और स्थान है, अपने जैसे यहां पर और भी लोग निवास करते थे। तो उनका जो मिथक था, मिथक मीन्स झूठ था, जो रहस्य था कि हम ही है, कोई नहीं है, वो सारे मिथक और रहस्य क्या हो गए, खुल गए। कौन से समय में, मध्यकाल में। और ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि इस समय उन्होंने क्या कर लिया, नाव चलाने संबंधित और अन्वेषण, खोजें शुरू की, और विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान का विकास कर लिया। इसलिए उनके जितने भी झूठ थे, जितने भी मिथक थे, किन के बारे में, देशों के बारे में और लोगों के बारे में, वो सब क्या हो गए, मिथक या झूठ, रहस्य खुल गए। आगे देखिए, इस काल में, कौन से काल में, मध्यकाल में, इस काल में प्रादेशिक विश्लेषण प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। कोई भी प्रदेश है तो उस प्रदेश के किसी एक विषय पर अध्ययन नहीं किया गया, उसके विभिन्न पक्षों को सही विस्तृत अध्ययन किया गया। कौन से काल में, मध्यकाल में, क्योंकि ये क्या था, खोजों का काल था। इसके अंदर क्या किए गए थे, विभिन्न प्रकार की खोजें करना शुरू
कर दी गई थी। आगे हम बात करते हैं आधुनिक काल, जो कि अब ये लास्ट है आधुनिक काल। इसकी शुरुआत कौन सी काल की शुरुआत? आधुनिक काल की शुरुआत किसने की? जर्मन भूगोलवेताओं ने की। किसने की? जर्मन भूगोलवेताओं ने की। तो इसके अंदर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए कि आधुनिक काल के किन्हीं 3 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। बार बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक काल के किन्हीं 3 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जर्मन भूगोलवेताओं के नाम लिखने के लिए हमारी रेट क्या है? हमारी रेट हैसे हमबोल्ट, रीसे रिटर, और एक और होता है रिचथोफेन। रीसे रिटर व रिस्तोफेन, ये अलग अलग है, ध्यान देंगे। हैसे हमबोल्ट, रीसे रिटर व रिस्तोफेन, और रेट से रेटजेल। याद आया कुछ? फ्रेडरिक रेटजेल याद आया? तो ध्यान देंगे, आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल के किन्हीं 4 या किन्हीं 3 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए, तो आप लिख देंगे हमारी रेट, हमबोल्ट, रिटर, रिस्तोफेन और रेटजेल। इसके अलावा और भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा है फ्रोबेल और पेसेल। तो कौन कौन से हो गए? हमबोल्ट, रिटर, रिस्तोफेन, रेटजेल, फ्रोबेल, पेसेल। ठीक है, ये हो गए जर्मन भूगोल। इनमें से किन्हीं 3 या 4 के नाम आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करें फ्रांस की। तो फ्रांस के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कहां हुआ है? फ्रांस में। कहां हुआ है? फ्रांस में। और वहां के एक भूगोलवेता का नाम मैंने आपको बताया था जिसने संभववाद की नींव रखी। कौन था? पोल विडाल डिला ब्लास। तो आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल में फ्रांस के किन्हीं 3 भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो फ्रांस के किन्हीं 3 भूगोलवेताओं के नाम लिख लीजिए। एक तो कौन? ब्लास कौन? पोल विडाल डिला ब्लास। एक ब्रोंस कौन? जीन ब्रोंस। फिर है एक डिमांजिया के बाद में है आपके फेब्रे। ठीक है, तो ब्लास, ब्रोंस, डिमांजिया और फेब्रे। क्लियर है? आगे देखिए, और भी लिख सकते हैं दी मार्तोन। ठीक है, अब देखिए, फिर अगला इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है अमेरिका से संबंधित कि आधुनिक काल के अमेरिका के किन्हीं 3 भूगोलवेताओं के नाम बताइए। आधुनिक काल के अमेरिका के किन्हीं 3 भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो कौन? याद कीजिए आप, एक का नाम आपको पहले से पता है, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या। कौन? एलन सैंपल। तो अमेरिका की बात करें हम, आधुनिक काल में अमेरिका के किन्हीं 3 भूगोलवेताओं के नाम। एलन सैंपल, कौन है? एलन सैंपल। एक हटिंगटन, बोमेन, और एक है कार्ल सावर। तो आधुनिक काल के अमेरिका के किन्हीं 3 भूगोलवेताओं के नाम आपसे अगर परीक्षा में पूछे तो आपको क्या बताना है? एलन सैंपल, हटिंगटन, बोमेन और कार्ल सावर। और लास्ट जो बच रहा है वो है ब्रिटेन के किन्हीं 3 भूगोलवेताओं के नाम। तो यह लिख लीजिए, मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लूअर। ठीक है, तो आधुनिक काल के ब्रिटेन के किन्हीं 3 भूगोलवेताओं के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे आप? मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इसको अब रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिए। आगे हम बात करिए, हो गया हमारा मानव भूगोल का विकास, सबके समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं
ये मानव भूगोल का विकास हो गया, जिसके अंदर हमने 3 काल पढ़ लिए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सर्वाधिक जो क्वेश्चन है वो प्राचीन काल और आधुनिक काल में से आपसे पूछे जाते हैं, और कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो, तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में हम कौन सा चैप्टर, विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर क्या है, एक ही इकाई के हैं। तो जैसे ही दोनों चैप्टर हो जाएंगे तो इसके दोनों चैप्टर होने के बाद जो क्लास लगेगी उसके अंदर में आपको दोनों चैप्टरों के जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है या अन्य जो मोस्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं वो मैं आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए आगे है मोस्ट लगा के। देखिए एक तो था नियतिवाद, एक था संभववाद। ठीक है, नियतिवाद में तो किस पर बल दिया गया था, प्रकृति पर, पूर्ण रूप से किस पर बल दिया गया था, प्रकृति पर। और संभववाद पे किस पर बल दिया गया था, मानव पर। नियतिवाद में तो क्या बताया गया कि जो भी है वो कौन है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पूर्ण रूप से किसको प्रभावित करती है, मानव को प्रभावित करती है। ठीक है, और इस सृष्टि में जो भी होगा वो किसके, प्रकृति के कारण होगा। जो जिस प्रकार की जो भी घटनाएं होंगी वो कौन, किसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, प्रकृति होगी। लेकिन इसमें क्या बताया था कि मानव क्या है, विभिन्न अपनी प्रौद्योगिकी से, अपनी बुद्धि की सहायता से प्रकृति के संसाधनों को काम में लेते हुए क्या कर सकता है, सब कुछ संभव कर सकता है, संभववाद। तो नियतिवाद की कट्टर समर्थक कौन थे, एलन सैम्पल बताया था मैंने आपको। और इधर संभववाद के जो नींव रखी वो किसने रखी थी, पॉल विडाल डिला ब्लास ने। लेकिन एक और था, इन दोनों के बीच नवनियतिवाद या इसको नवनिश्चयवाद भी कहा गया है, नवनिश्चयवाद भी कहा गया है। तो इसके जनक कौन है, इसके जनक है कौन, ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। कहां के थे ये, ऑस्ट्रेलिया के। ग्रिफिथ टेलर कहां के थे ये, ऑस्ट्रेलिया के। और इन्होंने इसे क्या नाम दिया है, रुको व जाओ, रुको व जाओ संकल्पना, रुको व जाओ। तो देखो आपको एक बार कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया कि रुको व जाओ जो संकल्पना है किसने प्रस्तुत की है, ये रुको व जाओ संकल्पना को समझाइए। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, ये मोस्ट क्वेश्चन है, रुको व जाओ परिकल्पना या संकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो इसके अंदर आंसर लिखेंगे कि रुको व जाओ परिकल्पना किसने, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इसके जनक कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। और इसे नवनियतिवाद व नवनिश्चयवाद भी कहा जाता है। और ये कौन, रुको व जाओ या नवनियतिवाद, ये नियतिवाद व संभववाद के बीच के मार्ग परिलक्षित करता है कि ये न तो पूर्ण रूप से किसको मानता है, प्रकृति को, और न पूर्ण रूप से किसको मानता है, मानव को। ये इन दोनों के बीच का मार्ग प्रशस्त करता है। ये मानता है कि प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, लेकिन मानव भी अपनी प्रौद्योगिकी के सहायता से क्या कर सकता है, प्रकृति और इसके संसाधनों को उपयोग कर सकता है। समझ में आ गया होगा। और लास्ट बिंदु, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भूगोल भूगोल के 2 भागों में बांटा गया था, इधर भौतिक भूगोल और यहां मानव भूगोल। तो सन 1930 में मानव भूगोल को भी 2 भागों में बांट दिया गया। ध्यान देंगे, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया 1930 तक आते आते कि इसका अब एक विषय के रूप में रहना संभव नहीं था। इसका डिटेल से अध्ययन करने के लिए इसको 1930 में कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक है आपका सांस्कृतिक भूगोल और एक है आपका आर्थिक भूगोल। तो लिख लीजिए, यहां लिखेंगे सांस्कृतिक भूगोल और एक है आर्थिक भूगोल। लिख लीजिए, यहां को सांस्कृतिक भूगोल, यहां आर्थिक भूगोल। आपसे पूछा जाए कि मानव भूगोल को कब 2 भागों में बांटा गया, कब बांटा गया, 1930 में बांटा गया। इसका विभाजन कब किया गया, 1930 में किया गया। ठीक है, अब आगे देखिए, लास्ट बिंदु आज की इस क्लास का आगे है
मानव भूगोल के उप क्षेत्र, ध्यान देंगे भाई, मानव भूगोल के उप क्षेत्र। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो ये पूछा गया है आपसे कि मानव भूगोल के किन्हीं 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए या मानव भूगोल के किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो मैं लिख देता हूं, मानव भूगोल के पहला है सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आपसे कोई 2 या 3 इसके अंदर आपसे पूछेगा। तो आशा करता हूं आज की क्लास बहुत ही मजेदार रही होगी, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी विद्यार्थी रह गए हैं आप उनको इससे बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।